स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 11 मई दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना गया है। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के दूसरे कार्यकाल के रूप में चुना गया है कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में जाने जाते थे। अगर मैं बात करूं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के व्यक्ति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को इन्होंने पहला कार्यकाल के रूप में ये पद पर बैठे थे और दूसरा कार्यकाल अभी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इनके बारे में आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। कुमार संगकारा जी पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अंदर। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के बारे में, तो इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ पर, लंदन में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मैं बात करूं तो एक पुराना क्लब के रूप में जाना जाता है क्रिकेट क्लब के रूप में। तो 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी, लंदन में इसका मुख्यालय है। तो याद रखेंगे कुमार संगकारा के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप जी की 9 मई को कौन सी जयंती मनाई गई। तो महाराणा प्रताप जी की 9 मई को 480वीं जयंती मनाई गई है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप जी का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। तो कुंभलगढ़ के किले में 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ। ये 13वें राजा थे मेवाड़ के ये 13वें राजा थे। अगर मैं बात करूं इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह द्वितीय और माताजी की मैं बात करूं तो महारानी जयवंताबाई इनकी माताजी का नाम था। याद रखिएगा कि इनका निधन 19 जनवरी 1597 में चंदावर में हुआ था। तो इतनी बात हमको याद रखनी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको सबको याद रखनी चाहिए कि हल्दी घाटी के युद्ध से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने राज्य को गंवाया और उसके बाद किस तरीके से धीरे धीरे युद्ध कर करके अपनी नीतियों को अपना करके कैसे कैसे लगभग 90% से अधिक पर राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो बड़ा ही सराहनीय कार्य इनका रहा, योगदान रहा इनका अपने जीवन काल में। तो ये सब आपको प्रेरणा लेनी चाहिए इन सबसे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न से। मूडीज़ ने भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तय कर दी गई है। तो मूडीज़ ने अभी भारत की हाल ही में अर्थव्यवस्था 0% तय कर दी गई है। इससे पहले मूडीज़ ने 2.6 की अर्थव्यवस्था दर रखी थी 2020-21 की, लेकिन हुआ क्या, ऐसा संभव नहीं हो सका। अब मूडीज़ ने भारत की जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी है उसे कर दिया है 0%। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि 0% रेट कर दिया है मूडीज़ ने। पिछली कितनी थी, 2.6। लेकिन मूडीज़ ने साथ साथ में ये भी बोला है कि 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6.6% हो जाएगी, यानी कि ग्रो कर जाएगी। अब बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जो कि हर देश की अर्थव्यवस्था को रेट करने का काम करती है या अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो पहलू होते हैं उनको भी रेट करती है मूडीज़। याद रखें, मैं कुछ ही चीज़ों को बात करता हूँ, जैसे मूडीज़ हो गया, क्रिसिल हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया या आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी कि कितनी जीडीपी तय करी है, सबकी नहीं याद करनी कि कौन कौन तय करता है, ठीक है। कुछ ही चुनिंदा हैं वो आप याद करिएगा, दैट्स इट। मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बी क्लियर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के कितने एयरफील्ड को आधुनिक बनाने को कहा है। तो अभी हाल ही में वायुसेना के जो एयरफील्ड हैं या कह सकते हैं हवाई अड्डे हैं, रक्षा मंत्रालय ने उनको डेवलप करने की टोटल बात करी है 37। अब ये 37 जो वायुसेना के एयरफील्ड होंगे, इनके लिए टाटा पावर को क्या दिया गया है, टेंडर दिया गया है कुल 1200 करोड़ का। तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा, इनका डेवलप किया जाएगा, इनको आधुनिक किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के कुल 37 एयरफील्ड को आधुनिक बनाने के लिए कहा है। टेंडर किसे मिला है, तो याद रखिएगा टाटा पावर को मिला हुआ है। और टाटा पावर के अध्यक्ष कौन हैं, तो नटराजन चंद्रशेखर जी वर्तमान में टाटा पावर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप का विकास किसने किया है। तो प्रवासी राहत मित्र का एप्लीकेशन का विकास किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। काम क्या रहेगा, तो प्रवासी राहत मित्र का काम इतना सा रहेगा कि जो भी व्यक्ति प्रवास करके उत्तर प्रदेश में आएंगे उनकी नौकरियों को सृजन कैसे किया जा सके, नौकरियों से कैसे जोड़ा जा सके, इन संबंधित बिंदुओं पर जोड़ने का काम करेगा प्रवासी राहत मित्र। अगर मैं बात करूं बनाने की, तो उसे UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिल करके इसका निर्माण कार्य किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा।
तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि इसका निर्माण किसके साथ किया है, तो यूएनडीपी ने साथ रह करके इसका निर्माण किया। काम क्या है, तो जो भी प्रवासी व्यक्ति आएंगे उत्तर प्रदेश में जैसे कोविड-19 के प्रभाव के कारण, उनको नौकरी मुहैया कराई जाए, ऐसी व्यवस्था इस पर की जाएगी, इस एप्लीकेशन पर। अगर मैं बात करूं यहाँ के सीएम की, तो योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। राज्यपाल आनंदीबेन जी वर्तमान में यहाँ पर गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैलाश मानसरोवर ने हाल ही में किस राज्य से नया सड़क मार्ग बनाया है, तो अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए उत्तराखंड से नया राजमार्ग का निर्माण किया गया, नया मार्ग का निर्माण किया है। किसने किया, तो बीआरओ ने निर्माण किया है और उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर के लिए हाल ही में किस राज्य में नया सड़क मार्ग बनाया गया है, तो बनाया गया है उत्तराखंड में, और बीआरओ द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया। 7 मई को बीआरओ के स्थापना दिवस मनाया गया, मैंने आपको पढ़ाया था, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी बीआरओ के महानिदेशक या चीफ हैं। इतनी बात भी आपको मैंने बताई थी। अब मैं तो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक की बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका मानसरोवर, ये आपका रहा मानसरोवर। देखिए मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ, ये है आपका मार्ग, ये प्राचीन मार्ग भी था, लेकिन एक रोड की व्यवस्था, जो प्रॉपर रोड होती है, रोड की व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था की गई, मैं आपको बता दूँ, ये आपको धारचूला दिख रहा होगा, धारचूला से लेकर के कह सकते हैं जो लिपुलेख दर्रा है, जो लिपुलेख ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लिपुलेख बॉर्डर दर्रा है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो लिपुलेख है वो चीन की सीमा को साझा करता है, तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड का ही एक दर्रा है। इतनी भी बात आपको याद रखना है। मैं बार बार कहता हूँ, एक तो आपको मैट्रिक बता दे रहा हूँ, नीलिमा, नीति दर्रा, और ये लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के ही दर्रे हैं। और धारचूल से लेकर के लिपुलेख दर्रे तक के बीआरओ ने सड़क निर्माण किया है, और इसी सड़क मार्ग को बीआरओ ने बनाया, और इसी सड़क मार्ग को उद्घाटन किया राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने। तो ये मानसरोवर जाने के लिए पूरा रास्ता व्यवस्थित है, उत्तराखंड से जाता है, हालांकि उत्तराखंड से भी जाता है, सिक्किम से भी जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाता है। तो आपको इतना याद रखना कि फिलहाल उत्तराखंड से इसका व्यवस्थित किया गया है। तो ये मैं ग्राफ की वाइज समझाने का प्रयास किया मैंने। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो याद रखिएगा अभी झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है सभी पान मसाला की बिक्री के ऊपर, क्योंकि जो भी व्यक्ति खाएंगे जाहिर सी बात है थूकेंगे, गंदगी फैलेगी और कोविड-19 के प्रभाव हो सकता है कि वृद्धि दर हो सकती है। तो झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो आप सब बताइए कि झारखंड के सीएम कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है झारखंड के, तो दोनों चीज़ें आप बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कमजोर देशों को कितने बिलियन डॉलर राशि जारी करने की बात कही है, तो टोटल बिलियन डॉलर की राशि बात कर लेते हैं, 6.7 बिलियन डॉलर की राशि की बात कही है। देखिए मैं बात करूं, जब उन्होंने पहले कुछ योजना बनाई थी 2 बिलियन डॉलर की, जो पहले बनाई थी यूनाइटेड नेशन ने 2 बिलियन डॉलर की, जो कमज़ोर देश होंगे, लेकिन तब उन्होंने कुल 54 देशों को शामिल किया था। लेकिन वर्तमान में 9 देशों की संख्या और बढ़ाई गई है, ठीक है, यानी कि 63 देश वर्तमान में हो गए हैं जिनको सहायता राशि दी जाएगी। कितने की, तो 6.7 बिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। अब इसमें कमज़ोर देशों में आए कौन कौन, तो देखो लाइबेरिया आया, मोजाम्बिया आया, फिलीपींस आया, जिम्बाब्वे आया, टोगो आया, और मजे की बात कि पाकिस्तान भी इसी में ही शामिल है। ठीक है, कमज़ोर देशों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। तो मैं पहले बता दूं, पहले संख्या थी मात्र 2 बिलियन डॉलर की, लेकिन बढ़ा करके 6.7 बिलियन डॉलर कर दिया गया है, और लगभग 63 देशों को इसमें शामिल किया गया है। पहले 54 थे, बाद में 9 ऐड कर दिए गए, तब राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 6.7 बिलियन डॉलर की राशि अभी हाल ही में कमज़ोर देशों को जारी किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको मैंने कल क्वेश्चन बताया था, लेकिन पूरी डिटेल में इसके साथ साथ आपको मैंने नहीं बताई थी, चूँकि मैंने जो 50+ क्वेश्चंस थे उसमें शामिल किया था क्वेश्चन को, आई थिंक। तो याद रखिएगा, ये आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका फुल फॉर्म है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए डॉलर की कितनी राशि की सहायता की है कोविड-19 से लड़ने के लिए, सीधी सी बात है भारत के लिए। तो भारत के लिए जो टोटल राशि जारी की है वो 500 मिलियन डॉलर की राशि जारी की है। तो मैं बात करूँ AIIB बैंक की, तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल सदस्यों की बात करूं तो उसमें कुल 78 सदस्य हैं, 78 कंट्रीज इसमें मेंबर के रूप में काम करती हैं, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिन लिकुन। तो जिन लिकुन जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी बात आपको याद रखना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ कौन है, तो जिन लिकुन। 78 सदस्य देश हैं, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, भारत भी इसका एक सदस्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने कुल कितने करोड़ लोगों में दाल बंटवाने का फैसला लिया है, तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने कुल 80
80 करोड़ लोगों में दाल बंटवाने का या दाल वितरण का फैसला लिया है। इसमें लगभग 19.5 करोड़ घर शामिल हो जाएंगे, यानी कि 19.5 करोड़ घर शामिल हो जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा कि इस वर्ष भारतीय खाद्यान्न निगम ने कुल 73.95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न अपने पास रखा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी वर्तमान में 1.5 वर्ष के लिए कितना भी कोविड-19 प्रभाव रखता है, 1.5 वर्ष तक के लिए खाने के लिए कोई कमी नहीं है। उन्होंने बोला कि हम 85 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन राशन दे पाएंगे, लेकिन समस्या इतनी बात है कि 85 करोड़ हम नहीं हैं, हम 130 करोड़ से भी, अगर जनगणना नए आंकड़े आएंगे तो 130 करोड़ से ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो 80 करोड़ लोगों के लिए वितरण की बात कही। ये लगभग 3 माह के लिए व्यवस्था रहेगी, यानी 3 माह तक दाल वितरण किया जाएगा। अब वो देखेंगे किस तरीके से होती है, कोटे के माध्यम से होती है, राशन की दुकान से होती है, या किस तरीके से होती है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो सेशन, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।